Hello, so welcome back in this new video lecture number 5। आज हम पढ़ेंगे बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। पहले ही 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं बिलियन के, और ये बिलियन का 5वां वीडियो है, और इसमें हम पढ़ेंगे बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे देख के आइए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस पर? बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म पर, जिन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं कि ब्यूटीफुल चैनल को, और आप देख रहे हैं केम सेंटर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, क्या हेडिंग लगाएंगे? बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। देखो क्या होते हैं बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। किसी बिलियन के सभी गुण जो उस बिलियन के भार या आयतन पर निर्भर करते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुण या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? किसी भी बिलियन के वे सभी गुण जो बिलियन के आयतन या भार पर निर्भर करेंगे, क्या कहलाएंगे? बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी ऐसा गुण है बिलियन का जो किस पे डिपेंड कर रहा हो? बिलियन की मात्रा पे, कि मतलब बिलियन कितना बना है, बिलियन का भार कितना है, या बिलियन का आयतन कितना, 1 लीटर है कि 1 किलो है कि 50 किलो है या 50 लीटर है। तो इन चीज़ों पर जो भी गुण डिपेंड करेंगे, इन चीज़ों पर जो भी गुण क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे, उन्हीं सभी गुणों को हम क्या कहेंगे? बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब में अवनमन, जिसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है परासरण दाब, जिसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो ये 4 होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। कौन कौन से? देखो, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा है परासरण दाब, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो ये हमें बारी बारी से चारों पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले एक बार समझ लो क्या होते हैं बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। आपको आए डिफिनीशन में तो क्या लिखना है? बिलियन के वे सभी गुण जो बिलियन के भार या आयतन पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, और फिर याद रखना है बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म होते कितने हैं? 4। कौन कौन से? पहला कौन सा होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा हमारा होता है परासरण दाब। तीसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और मतलब क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक में अवनमन। तो 4 हमारे होते हैं क्या? बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन पहले पढ़ने से पहले ये समझ लो कि वाष्प दाब क्या होता है, तभी तो हम पढ़ पाएंगे कि अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है कमी। अब ये वाष्प दाब कौन चीज होती है, इसे पहले समझोगे। ये वाष्प दाब कहते किसे? जैसे मान लो कोई द्रव है हमारे पास, ठीक है, कोई द्रव है हमारे पास, हम उसको बॉयल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, किसी बर्तन में क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं। तो उसमें जो वेपर बनेगी, जो उसकी वाष्प बनेगी, भाप जो निकलेगी ऊपर, वो भाप उस द्रव पे क्या लगाएगी? एक दाब लगाएगी। क्या लगाएगी? एक दाब लगाएगी। उसी दाब को, जितना दाब वो लग रहा है उस द्रव पर, उसका क्या कहते हैं? उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, किसी निश्चित तापमान, मतलब ताप निश्चित होना चाहिए। अगर ताप बढ़ाते जाओगे तो वाष्प दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे द्रव उतना ज्यादा उबलेगा, तो उसमें से वाष्प ज्यादा निकलेगी। अब ज्यादा वाष्प निकलेगी ना, तो वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, इसका मतलब वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वाष्प दाब क्या होता है समझ लो। वाष्प दाब होता है किसी निश्चित ताप पर, ताप को हमें निश्चित रखना है। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे रहे हो तो उतने पे, ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम क्या रखेंगे? ताप को क्या रखेंगे? निश्चित। किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव पर लगाए गए दाब को क्या कहेंगे? उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि कोई द्रव है, उसकी जो वाष्प है, वो वाष्प उस द्रव पर कितना प्रेशर लगा रही है, उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। ठीक है, और वाष्प दाब काहे से लिखते हैं? पी से लिखते हैं, इसे पी से प्रकट करते हैं। यही लिखा है, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव पर लगाए गए दाब को उस द्रव का क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ये वाष्प दाब हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, इसे पी से प्रकट करते हैं। ठीक है,
जो विलायक का वाष्प दाब हम लिखेंगे वो हमेशा P और सफिक्स में O, मतलब P0, ठीक है। विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या रखेंगे, P0। जो विलायक का हम वाष्प दाब जितना भी लिखेंगे विलायक के वाष्प दाब को P0 से प्रकट करेंगे, ठीक है। और जो विलयन का वाष्प दाब होगा उसे हम PS से प्रकट करेंगे। अब जो वाष्प दाब होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ताप के। इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब, अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। अगर हम ताप बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जो ताप है वो वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती है, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे द्रव हमारा और उबलता जाएगा, और जितना ज्यादा उबलेगा उसमें से उतनी ज्यादा क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। और जितनी ज्यादा वाष्प निकलेगी उतनी ज्यादा वो प्रेशर लगाएगी वाष्प किस पे, द्रव पर। तो द्रव पे जो वाष्प प्रेशर लगाते हैं उसी को तो हम बोलते हैं वाष्प दाब। इसका मतलब हमारा वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, और बारी बारी से इन हमें चारों को पढ़ना है। तो आपको वाष्प दाब समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कि वाष्प दाब में अपनमन क्या होता है, ठीक है। इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे वाष्प दाब में अपनमन। तो वाष्प दाब में अपनमन क्या होता है, देखो मैं पहले समझा देता हूँ, बाद में देखना बोर्ड पे। तो वाष्प दाब में अपनमन क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, मान लो वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है। क्या है, एक गिलास में हमारे पास वाटर है, उस वाटर को हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से जो वाष्प निकलेगी वो वाष्प उस वाटर पे क्या लगाएगी, एक दाब लगाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर का वाष्प दाब, ठीक है। अब मान लो वही वाटर है, उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दें, क्या डाल दें, थोड़ा सा नमक। अब उसको जब हम हीट करेंगे तब उसमें जो वाष्प निकलेगी वो वाष्प क्या होगी, जो वाटर से वाष्प निकल रही थी उसमें वाष्प ज्यादा निकलेगी, जो वाटर से पहले वाष्प निकल रही थी वो वाली वाष्प ज्यादा निकलेगी। और जब हमने नमक डाल दिया है अब क्या होगा, वाष्प कम बनेगी, और वाष्प जितनी कम बनेगी तो उतना ही कम दाब लगेगा। इसका मतलब क्या है, तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो ज्यादा होता है, और जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, कम। इसका मतलब ये है, पहले हमारे पास क्या था, एक शुद्ध विलायक था, जब हम उसको गर्म करते थे तो ज्यादा वाष्प बनती थी, वाष्प जितनी ज्यादा बनेगी वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस विलायक में क्या डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, तो वो क्या बन गया, विलयन बन गया एक। अब जब हम उस विलयन को गर्म कर रहे हैं तो वाष्प कम बन रही है, मतलब वाष्प दाब कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपनमन। मतलब अब क्या हो गया, वाष्प दाब में कमी हो गई, अपनमन का मतलब कमी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, कोई शुद्ध विलायक है, मान लो वाटर है हमारे पास, उसमें हमने क्या मिला, कोई अवाष्पशील पदार्थ। हमें पदार्थ कैसा मिलाना है, अवाष्पशील, मतलब जिसमें वाष्प ना निकले ऐसा पदार्थ मिलाना है। ऐसा पदार्थ नहीं मिलाना जो वाष्प को बढ़ा दे और वो भी वाष्पशील हो, उसमें से भी वाष्प निकलने लगे। तो जैसे पानी है उसमें पेट्रोल मिला दो तो क्या होगी, और वाष्प ज्यादा हो जाएगी, वैसा पदार्थ नहीं मिलाना, हमें मिलाना है जिसमें से वाष्प ना निकले। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। मान लो पहले जो हमारे पास विलायक था उसकी वाष्प ज्यादा बन रही थी, जब हमने उसमें नमक डाल दिया या कोई अन्य पदार्थ डाल दिया तो उसमें वाष्प बनना कम हो गया। तो जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही लिखा है कि विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस क्रिया को या इस घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में कमी या अपनमन कहते हैं, ठीक है। या इसी दूसरी तरीके से इसे कैसे लिख सकते हो, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपनमन कहते हैं। मान लो कोई निश्चित ताप हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का कुछ ताप मतलब वेपर प्रेशर था, हमारे पास शुद्ध विलायक था, उसका कुछ वाष्प दाब था, ठीक है। जब हमने उसमें नमक डाल दिया तो विलयन बन गया। अब जब उसको गर्म किया तो उसका वाष्प दाब क्या है, कम आया। तो मतलब जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था और जो हमारा विलयन आया है, विलयन का वाष्प दाब जो आया है, उनके बीच के अंतर को क्या कहेंगे, वाष्प दाब में कमी कहेंगे, यही तो कहेंगे। मतलब मान लो जो पहले हमारा वाष्प दाब था वो 50 mm था विलायक का,
शुद्ध विलायक था तो उसका वाष्प दाब हमारा कितना था 50 mm। जब हमने उसमें कोई पदार्थ मिला दिया तो वो घट के कितना बचा 30 mm बचा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे 50 से 30 को घटा लेंगे। इसी को तो बोलेंगे वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन। तो इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। किसे बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, एक बार फिर से समझ लो। जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस घटना को वाष्प दाब में कमी कहते हैं या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। या दूसरे तरीके से आप ये लिख सकते हैं, किसी निश्चित ताप पर किसी शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया हमारा, वाष्प दाब में अवनमन बराबर P0 माइनस PS। ये PS लिखा सफिक्स में S। P0 मतलब क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है, विलयन का। तो ये रहा हमारा फार्मूला, वाष्प दाब में अवनमन बराबर P0 माइनस PS, जहाँ P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वाष्प दाब का। वाष्प दाब के जो विलयन होता है, विलयन के हमने क्या क्या पढ़े हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या पढ़े हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में हमने क्या सीखा है कि जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन पर सोचो क्या होती है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म की डिफिनीशन मैंने आपको क्या पढ़ाई है, मैंने विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म की डिफिनीशन आपको पढ़ाई है कि किसी विलयन के वे सभी गुण, ठीक है, किसी विलयन के वे सभी गुण जो उस विलयन के भार या आयतन पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया कि वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा मैंने बताया परासरण दाब, और जो तीसरा मैंने बताया आपको क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा बताया हिमांक में अवनमन। तो जो पहला मैंने आपको क्या बताया, वाष्प दाब में अवनमन मतलब वाष्प दाब में अवनमन का मतलब वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा जो हमारा है कौन सा, परासरण, वो हम पढ़ेंगे आगे। तीसरा हमारा क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उन्नयन, क्वथनांक में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। और चौथा है हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक में भी क्या हो जाएगी, कमी। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं विलयन की, 4 अणुसंख्य गुणधर्म हैं, वो आपको याद रखने कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूँ। जिसमें से पहला आज हमने डिस्कस किया है कौन सा, वाष्प दाब में अवनमन। तो मैंने वाष्प दाब में अवनमन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहा कि आपको वाष्प दाब पता होना चाहिए कौन चीज होती है। तो वाष्प दाब मैंने आपको बताया क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव पर लगाए गए दाब को क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो ज्यादा वाष्प बनती है, जिसकी वजह से उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। जब हम उसी शुद्ध विलायक में थोड़ा विलय डाल देते हैं तो विलयन बन जाता है। अब जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वाष्प हमारी कम बनने लगती है। जब कम वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, क्योंकि वो जब कम वाष्प बनेगी ना तो वो दाब कम लगाएगी, जब दाब कम लगाएगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि जो विलायक था शुद्ध विलायक उसका वाष्प दाब ज्यादा था, और जो विलयन अब हमने बनाया उसमें विलय मिला के पदार्थ मिला के उसका क्या हो गया, वाष्प दाब कम हो गया। इसी घटना को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हम विलय मिलाते हैं वाष्प दाब में अवनमन के लिए, शुद्ध विलायक में जो हम पदार्थ मिलाएंगे वो कैसा पदार्थ होना चाहिए, अवाष्पशील। कैसा पदार्थ होना चाहिए, अवाष्पशील, मतलब उसमें से वाष्प ना निकले। जैसे मान लो वाटर है तो हम उसमें नमक मिला देंगे, हाँ नमक से वाष्प नहीं निकलती है, इसलिए वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास वाटर है आप उसमें लाके पेट्रोल या डीजल मिला दो, क्योंकि पेट्रोल या डीजल में से तो खुद में वाष्प निकलती रहती है, अपने आप से वाष्प निकलती रहती है। तो वाटर की वाष्प भी निकलेगी और पेट्रोल डीजल की वाष्प भी निकलेगी, तो वाष्प दाब तो डबल हो जाएगा ना, ज्यादा वाष्प बन जाएगी। तो इस कंडीशन में तो हमारा ये अवनमन वाला फंडा फेल कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन से पदार्थ मिलाने हैं विलायक में, अवाष्प से, जिसमें से वाष्प ना निकले। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब में अवनमन, मैंने आपको डिफिनीशन बताई है, और ये फार्मूला है वाष्प दाब में अवनमन का P0 माइनस PS। ठीक है, आप लोग इसे नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। इसी से मिलती जुलती एक और हेडिंग है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, नोट करो इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। सो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है,
कौन सी हेडिंग लगाएंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अगर आपने वाष्प दाब में अवनमन समझ लिया है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आप आसानी से समझ पाएंगे। तो समझो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और कुछ नहीं होता, ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कि वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के वाष्प, जो वाष्प दाब में अवनमन है और तथा जो विलायक का वाष्प दाब है उसके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे लिखेंगे कैसे? किसी विलयन में हुए वाष्प दाब अवनमन तथा उस विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कैसे याद रखेंगे? ऊपर क्या रखेंगे? वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ वाष्प दाब में अवनमन और बटे में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो यही लिखा है, आपको यही लिखना है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। तो आप याद रखना, जो पीछे मैंने पढ़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर भी इंपॉर्टेंट लगा था और इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में 60 नोट में पूछ लिया जाता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? देखो, किसी विलयन के वाष्प दाब में, ठीक है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा उस विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखो वही बात कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा उस विलयन में उपस्थित विलय के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे? वाष्प दाब में अवनमन और नीचे क्या रखेंगे? विलायक का वाष्प दाब। तो हमने पीछे निकाला था वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब में अवनमन उसी को तो बोलते हैं जो शुद्ध विलायक है उसमें से विलयन का वाष्प दाब घटा दो, मतलब P0 माइनस PS। इसी को तो हमने बताया था वाष्प दाब में अवनमन। और नीचे किसका रखना है? विलायक का वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब कहाँ से रखा जाता है? P0 से, और विलयन का PS से। तो हम नीचे क्या रख देंगे? P0। तो ये हमारा बन गया फार्मूला किसका? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, या जिसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, ये फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे राउल्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम आता ही आता है। तो वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, तो उसमें हमारा यूज होगा इस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है और इस डेफिनेशन को भी याद रखना है, तभी आप अच्छे से राउल्ट के नियम को समझ पाएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे आप फटाक से नोट करो, फिर हम 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, एक पिछली बार मैंने मोल प्रभाज पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उसका न्यूमेरिकल नहीं कराया था, तो वही एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इसी के साथ फिर क्या करेंगे, हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो, इसे न्यूमेरिकल करते हैं। नोट करो, नोट करो। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। सो देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 500 ग्राम H2O मतलब जल में 10 ग्राम NaBr घोला जाता है। तो इस प्रकार बने विलयन में जल तथा NaBr सोडियम ब्रोमाइड के मोल प्रभाज ज्ञात करो। हमें क्या करना है, जो 500 ग्राम पानी है उसमें 10 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड घोला जाता है। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसमें वाटर और सोडियम ब्रोमाइड दोनों के मोल प्रभाज हमें बारी बारी से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने मोल प्रभाज आपको बताया था क्या होता है, जिसका भी हमें मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखते हैं और बटे में विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या रखते हैं। तो यही तो फार्मूला होता है मोल प्रभाज का, मैंने आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में। अब हम देखो क्या करेंगे, इसमें हमें तो पहले मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। इसमें 2 चीजें हैं ना, क्या है, विलेय है, एक विलायक। यहाँ पे विलेय क्या है, NaBr। तो विलेय विलायक से हमें मतलब ही नहीं, मोल प्रभाज निकालना। तो H2O है जो वाटर, उसके मोलों की संख्या पहले निकालेंगे और NaBr उसके मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो आंसर में कैसे लगाएंगे, हम इसे लिखेंगे H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो हम पहले H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणुभार, मतलब H2O का जो भार होगा वो बटे में अणुभार, किसका, H2O का ही रखेंगे। ठीक है, उसका NaBr का मत रख देना, क्योंकि हम H2O की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे H2O का भार है
और H2O का अणुभार। तो भार हमें दिया कितना है 500 ग्राम, तो ऊपर लिखेंगे 500 बटे में अणुभार हम इसका निकाल लेंगे तो कितने, देखो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 और ऑक्सीजन का होता है कितना है 16। तो ये ऊपर आ जाएगा 500 और नीचे कितना आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। जब हम 18 से इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 18 एकम 18, यहाँ पे जाएगा 18 दूनी 36, कितना बच जाएगा 14 और 140 हो जाएंगे, 18 पंचे 90, 18 जाएगा 108, 18 सत्ती 126, तो 18 सत्ती 126, 18 सत्ती 126। अब भी हमारा कितना 14 बचेगा, फिर 18 27.7 के करीब जाएगी, ये लगभग कितना आएगा 27.7, कितना आ जाएगा लगभग 27.7 मोल। कितने मोल 27.7 मोल, ये हमारे आएगा 27.7 मोल। तो इसके मोलों की H2O के मोलों की संख्या हमारे कितनी आएगी 27.7 मोल। ठीक है, ऐसे जब हम किसके निकालेंगे NaBr सोडियम ब्रोमाइड के मोलों की संख्या, NaBr के मोलों की संख्या, NaBr के मोलों की संख्या। मार्कर में इंक खत्म हो गई है इसलिए क्या आ रहा, बहुत ही हल्का नजर दिखा, हल्का नजर आ रहा होगा ना, बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, अच्छा से नजर में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मार्कर में इंक खत्म हो गया और इंक हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल भी नहीं है। तो क्या है, देखो काम चलाते हैं, NaBr के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, फिर रखेंगे NaBr का जो भार होगा वो बटे में NaBr का अणुभार, यही जो निकालते हैं मोलों की संख्या। तो NaBr का हमें भार दिया कितना, यहाँ पे देखो कितने ग्राम NaBr है 10 ग्राम, तो ऊपर रखेंगे 10 और बटे में अणुभार हमें NaBr का निकालेंगे तो Na कितना है 1 Na का होता कितना है 23 प्लस Br कितना है, Br का कितना होता है, Br का यहाँ पे Br का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन 37, तो इसका होता है शायद ब्रोमीन का जो ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन का कितना होता है, देखो 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 ब्रोमीन का कितना होता है, कल मैंने आपको बताया था, ब्रोमीन का कितना होता है, जो ब्रोमीन का होता है 80, कितना होता है ब्रोमीन का 80, ब्रोमीन का कितना होता है 80, ब्रोमीन का कितना होता है 80। ठीक है, तो ब्रोमीन का रखेंगे 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और बटे में कितना आ जाएगा 8 103, कितना आ जाएगा 103, ये कितना है 103। जब इसको हम भाग करेंगे तो 0. ठीक है 0. तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा 0.09, कितना आ जाएगा 0.09, तो ये आ गया 0.09, तो ये कितने है इतने मोल। हम इसको भाग देंगे काटेंगे तो इतना आ जाएगा 0.09 मोल। अब हम निकाल लेंगे बारी बारी से दोनों के मोल प्रभाज। तो पहले हम निकालेंगे H2O के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज। तो H2O के मोल प्रभाज में ऊपर रखेंगे H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोल, तो बटे में क्या रखेंगे H2O के मोल, H2O प्लस NaBr के मोल, दोनों के मोल रखेंगे, के मोल यहाँ पे ऐसे में लिख दिया के मोल, नीचे क्या रखेंगे हम दोनों के मोल, तो और ऊपर क्या रखेंगे जिसके निकालने हैं। तो H2O का मोल हमें निकालना, तो H2O के मोलों की संख्या हमारी कितनी आ गई है 27.7 बटे में दोनों के मोल लिखने, तो इसका कितना है 27.7 प्लस इसका कितना आया 0.09, तो अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर तो आ जाएगा 27.7 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, ये बटे में हमारा आ जाएगा 27.79, बटे में कितना आ जाएगा 27.79। ठीक है, तब इसको आप काटोगे, अगर हम इसको इस पॉइंट को हटा दें तो ये लगभग में हमारा आ जाएगा, लगभग में 1 आ जाएगा। ठीक है, लगभग में कितना आ जाएगा 1, तो ये लगभग में हमारा कितना आ जाएगा 1, या तो आप इसे ऐसे रखो, ये हमारा क्या आएगा मोल प्रभाज, इसे आप क्या कर लेंगे इसे काट लेंगे, जो भी जितना आएगा आप मोल प्रभाज है ना, मोल प्रभाज का मतलब ये क्या बटे में छोड़ दो, तो आप इसको इसी तरीके से छोड़ भी सकते हो। अब दूसरा हम निकालेंगे,
दूसरा जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे, आप या काटना चाहो तो आप इसको पहले सॉल्व ही कर लो। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या क्या करें हम, चलो ठीक है ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ देते कोई देते, या तो आप क्या करें इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर वो आगे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे अभी, NaBr के मोल प्रभाज, NaBr के मोल प्रभाज। तब NaBr के हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, NaBr के मोल, NaBr के मोल, और नीचे रखेंगे H2O प्लस NaBr के मोल, H2O प्लस NaBr के मोल, दोनों के मोल रखेंगे। नीचे किसके रखेंगे, H2O प्लस NaBr दोनों के मोल बराबर के मोल, दोनों के मोल रखेंगे। तो NaBr का मोल हमारा कितना आया था 0.09 बटे में H2O के कितने 27.7 और प्लस में 0.09, तो ये ऊपर तो 0.09 रहेगा, नीचे ये जुड़ के कितने आ जाएंगे 27.79। आप इसको इतना छोड़ दो और क्या करो, अगर चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, जो सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, दोनों के मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करेंगे अच्छे से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, मोल प्रभाज का लास्ट वीडियो आ चुका था, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो को। ठीक है, और मोल प्रभाज अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से मोल प्रभाज का जो न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप वीडियो को देखो, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर कर पाओ, और वो सभी स्टूडेंट के पास शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करो, आराम से मौका दो, इसे शेयर करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, जाके जिससे क्या हो पाए, आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए क्या करते रहो, पढ़ाई करते रहो और ऑल द वेरी बेस्ट।